गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो देखिए, आज हम ना कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो जो आपके ये क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस ईयर का जो एग्ज़ाम था एनटीटी का हुआ था, उसी से रिलेटेड है। तो एक चीज़ तो हमें भी पता लग जाएगी कि हमारे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं वो हो चुके हैं, कौन कौन से टॉपिक हमने कर लिए, हमारे टॉपिक में से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन्हीं से रिलेटेड हम बात करेंगे। एक मिनट, अभी पहुंचा नहीं है वर्क इधर, एक मिनट रुकिए आप। चलो जी, देखिए क्वेश्चंस हमारे पास पहुंच चुके हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं जो हम आज की क्लास में करने वाले हैं, ये क्वेश्चन वो हैं जो पिछले पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, चार जो पेपर के टाइप्स थे, कोड थे चार, वो थे। तो उसमें से एक बार सिर्फ एक कोड के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं जो आपके सब्जेक्ट से हैं। ठीक है, तो कुछ एक क्वेश्चन हम आज की क्लास में कर लेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो देखिए कौन सा था, और यहाँ से आपको कुछ टॉपिक्स भी पता लग जाएंगे कि कौन से टॉपिक्स हैं वो हमें पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, और कौन से हमारे जो टॉपिक हैं हो चुके हैं उनमें से क्वेश्चन किस टाइप के हैं। तो ये काफ़ी सारी बातें हैं जो आपकी क्लियर हो जाएंगी। हाँ जी, तो देखिए, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए सबसे पहले। भारत सरकार ने, अब बात किसकी की गई है, भारत सरकार की, कि भारत सरकार ने बच्चों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय नीति को कब अंगीकार किया था। बच्चों के कल्याण के लिए एक राष्ट्रीय जो नीति है वो बनाई गई थी,
उसको कब अंगीकार किया था। अंगीकार का मतलब क्या होता है, स्वीकार करना, कि कब स्वीकार किया गया था। तो देखिए हमें जो पढ़ने की जरूरत है वो है राष्ट्रीय नीति। अब राष्ट्रीय नीति के बारे में भी हम पढ़ेंगे, तो ये टॉपिक आप अपनी कॉपी में भी नोट करते जाइएगा और मेरे को बताते भी जाइएगा। मैं बीच बीच में आपसे पूछूंगी भी जब हमारे अदर क्लासेस चलेंगी तब, कि बताइए कौन सा टॉपिक हम कल की क्लास में करें, तो ये टॉपिक भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इसमें आपसे ये पूछा गया है कि बच्चों के कल्याण के लिए जो राष्ट्रीय नीति बनी थी, एक नीति बनी थी, तो उसको कब स्वीकार किया गया था। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 1950 में, दूसरा ऑप्शन है 1962 में, 1974 में या 1981 में। तो 4 ऑप्शंस हैं। कोई बात नहीं, जिसको जितना पता है एक बार बता दीजिए, नहीं तो उसके बाद मैं आपको बता दूंगी कि कब अंगीकार किया गया था। तो बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर हो सकता है कि राष्ट्रीय नीति को कब स्वीकार किया गया था, कब अंगीकार किया गया था। तो आपके अकॉर्डिंग बताइए। कुछ एक बच्चों ने सी आंसर दिया है, नीरू ने, साक्षी ने, अमरजीत ने। बाकी बच्चे भी बताइए क्या आंसर आ जाएगा। राष्ट्रीय नीति बनी थी एक बच्चों के कल्याण के लिए, तो उसको कब अंगीकार किया गया था, बताइए जल्दी से। कृष्णा क्या लिखना चाहते हो आप, वी टाइप हो गया आपसे, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। बिल्कुल इसका जो सी आंसर है वो राइट आंसर है। 1974 में राष्ट्रीय नीति को स्वीकार किया गया था, ठीक है। तो बिल्कुल सी, लगभग सभी बच्चों ने सी ही दिया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा, 1974 आ जाएगा, जो कि बिल्कुल राइट है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जो हमारा कंप्लीट होता है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन टॉपिक है जो हमारा हो चुका है, बाल्यावस्था वाला, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या पूछा गया आपसे। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा यानी कि ECCE किस चरण को कवर करता है। जो बाल्यावस्था है वो बताइए कौन से चरण को, कौन सी अवस्था को कवर करता है। तो पहला है पूर्व प्राथमिक। पहला आपको क्या दे रखा है, क्या पूर्व प्राथमिक को करता है, या प्राथमिक को करता है, या माध्यमिक को, या बुनियादी को। तो बताइए, बुनियादी मतलब बेसिक। तो आप बताइए आपके अकॉर्डिंग कौन सा इसका राइट आंसर आ जाएगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल है जो, क्या दिया गया आपको कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा यानी कि ECCE किस चरण को कवर करता है। तो कौन से चरण को करता है, क्या वो पूर्व प्राथमिक को करता है, क्या प्राथमिक को करता है, माध्यमिक को करता है, या बुनियादी को। तो पहले तो वो 2 चीजें हटा दीजिए जिनका बाल्यावस्था के साथ संबंध नहीं है, उसके बाद 2 रखिए ऑप्शन कौन सा हो सकता है। तो सबसे पहली बात आप देखिए कि हमारा जो मेन मुद्दा है वो कौन सी शिक्षा का है, हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो कौन सी शिक्षा के लिए पढ़ रहे हैं। तो उसी के हिसाब से आप मेरे को आंसर दीजिए क्या आ जाएगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा यानी ECC किस चरण को कवर करता है। तो बी आंसर आने शुरू हो चुके हैं मेरे पास, बी आंसर आ रहे हैं अभी। बाकी बच्चे भी बताइए क्या आंसर आ जाएगा आपके अकॉर्डिंग। प्रारंभिक बाल्यावस्था, ध्यान से देखना है, आंसर ध्यान से दीजिए, बात किसकी हो रही है उसी के हिसाब से आंसर देना आपने मुझे। ए आंसर भी शुरू हो गए आने, ए आंसर भी काफी बच्चे दे रहे हैं। तो बताइए बताइए सभी आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होगा। बिल्कुल ए आंसर ही आपका राइट आंसर आएगा, पूर्व प्राथमिक। तो जब बात ही हम पूर्व प्राथमिक की कर रहे हैं, प्राथमिक की तो बात नहीं कर रहे ना, प्री प्राइमरी स्कूल की बात हो रही है, तो क्या आ जाएगा इसका पूर्व प्राथमिक, इसका राइट आंसर आ जाएगा। बिल्कुल हमारा फर्स्ट जो आंसर है वो बिल्कुल राइट है। जिन बच्चों ने ए आंसर दिया है सभी का ठीक है ये आंसर।
थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत है, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर मिल जाता है आपको, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए कि पूछा क्या गया है। नेक्स्ट देखिए, अब ध्यान से पढ़ना इसको। पूछा क्या गया आपसे, भारतीय संदर्भ में ईसीडी का क्या अर्थ है। यह क्वेश्चन पूछा गया था कि ईसीडी का क्या अर्थ है, तो बताइए क्या अर्थ आ जाएगा ईसीडी का। एलिमेंट्री करिकुलम डेवलपमेंट, अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट, अर्ली करिकुलम डेवलपमेंट, या ऑल ऑफ दीज, या सभी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो जल्दी से बताइए मेरे को क्या आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए कि आपसे पूछा क्या गया है, उसी के हिसाब से आंसर देना है। ईसीडी दिया गया है, तो ईसीडी बताइए किससे, क्या फुल फॉर्म क्या है ईसीडी की। क्या एलिमेंट्री आएगा, अर्ली चाइल्डहुड आएगा, या जो अर्ली करिकुलम दिया है वो आएगा, तो बताइए। तो बी आंसर आने शुरू हो चुके हैं मेरे पास। कुछ एक बच्चे बोल रहे हैं कि अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट आएगा, बाकी बच्चे भी बताइए क्या आएगा। ईसीडी, और कॉपी में नोट करते जाना इन क्वेश्चंस को आपने। लगभग सभी बच्चे बी दे रहे हैं। अभी सेकंड क्वेश्चन पे ही है उमान, हम इससे ज्यादा नहीं किए, अभी सेकंड क्वेश्चन ही हुआ हमारा। तो देखिए, बताइए क्या आएगा इसका आंसर। बिल्कुल, अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट, आपका जो बी आंसर है वो बिल्कुल ठीक आंसर है, बिल्कुल सेकंड आ जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर है। तो अपनी कॉपी पे फटाफट से नोट कर लेना इसको। उसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, ईसीसीई पहले 3 वर्षों तक किस पर केंद्रित है। जो ईसीसी का प्रोग्राम है वो बताइए किसके ऊपर केंद्रित है, स्टार्टिंग के जो 3 साल हैं वो किस पर केंद्रित है, आपने ये बताना है मेरे को। तो बताइए क्या इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसमें जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो आपको दिया गया है पोषण से रिलेटेड, और सेकंड क्वेश्चन दिया गया है वो है स्वास्थ्य। जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है, पोषण, कि जो ईसीसी है वो पहले 3 वर्षों तक किस चीज पर केंद्रित रहती है। क्या वो पोषण पर रहती है, बच्चे के स्वास्थ्य पर रहती है, विद्यालय तैयारी पे रहती है, उपरोक्त सभी। तो बताइए क्या इसका राइट आंसर आ जाएगा। ईसीसीई पहले 3 वर्षों तक किस पर केंद्रित रहती है। तो हमने जो टॉपिक करना है वो ईसीसीई का बहुत जरूरी है, जो हमने करना है कंप्लीट। तो एक बार आपके अकॉर्डिंग बताइए, जो ईसीसी है वो 3 वर्षों तक किस चीज पर केंद्रित रहती है, किसको केंद्र बिंदु मानती है। कुछ एक बच्चे बी आंसर दे रहे हैं, लगभग का डी आ रहा है। तो एक चीज, जो बच्चे डी आंसर दे रहे हैं उनको मैं बता दूं कि डी आंसर बिल्कुल नहीं है इसका। डी जो आंसर है वो बिल्कुल नहीं है इसका। अब बताइए कौन सा आ जाएगा। अब 3 है आपके पास ऑप्शन, एक मैंने खत्म कर दिया कि उपरोक्त सभी नहीं आएगा। लीजिए अब बताइए, पोषण जरूरी है, स्वास्थ्य है, या विद्यालय तैयारी। तो जल्दी से बताइए मेरे को क्या आ जाएगा। बताइए बताइए क्या होगा आपके अकॉर्डिंग। सी भी दे रहे हैं कुछ बच्चे। तो इसका आंसर मैं बता दूं आपको, पोषण आएगा। ईसीसी है जो बच्चे के पहले 3 साल है उसमें पोषण को केंद्र बिंदु मानती है, तो पोषण इसका राइट आंसर आ जाएगा। बिल्कुल मनीता ने दिया है आंसर और पूजा ने पोषण बोला है, बिल्कुल पोषण को केंद्रित मानती है कौन, ईसीसीई। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट आंसर इसका राइट आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी आरटीई अधिनियम
1 अप्रैल 2010 से प्रभावी आरटीई अधिनियम के तहत ईसीसीई को संबोधित करता है? धारा 11, धारा 29, धारा 31 या धारा 35? तो बताइए, चार ऑप्शन है आपके सामने। 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी आरटीई अधिनियम डैश के तहत ईसीसीई को संबोधित करता है। तो बताइए क्या संबोधित करता है? धारा 11, धारा 29, धारा 31 या धारा 35? तो बताइए क्या इसका राइट आंसर आ जाएगा? कोई बात नहीं, जिसको जो पता है बता दीजिए, टॉपिक हम कंप्लीट हमारा कर ही लेंगे। अभी एक आंसर आया मेरे पास, जो कि ए आंसर आया है। बाकी बच्चे भी बताइए क्या आंसर आएगा। ईसीसी को किसके तहत संबोधित करता है? कोई बात नहीं, नहीं पता मैं बता देती हूं। तो धारा 11, क्या आएगा इसका राइट आंसर? धारा 11। कॉपी पे नोट कर लीजिए जल्दी से। इसका आंसर क्या है? धारा 11। 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी आरटी अधिनियम धारा 11 के तहत ईसीसीई को संबोधित करता है। तो किसके तहत, कौन सी धारा है? 11। तो इसका आपने जो ए आंसर है वो बिल्कुल राइट आंसर है, अपनी नोटबुक पे नोट कर लेना है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में ईसीसीई आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? कौन थे भी ईसीसीई को लाने वाले भारत में? क्या गिजू भाई थे, अरस्तु थे, महात्मा गांधी थे या जवाहरलाल नेहरू थे? बताइए, भारत में ईसीसीई आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? क्या गिजू भाई थे या अरस्तु थे, महात्मा गांधी थे? महात्मा गांधी थे या जवाहरलाल नेहरू थे? बताइए, चार ऑप्शन हैं आपके सामने, क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर? भारत में ईसीसी आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? क्या महात्मा गांधी लेकर आए थे, अरस्तु लेकर आए थे, जवाहरलाल नेहरू लेकर आए थे या गिजू भाई लेकर आए थे? कौन लेकर आए थे? रीना रानी ने ए आंसर दिया है, खुशबू ने ए दिया है, खुशबू ने सी दिया है, अमरजीत और उमान ने ए। बाकी भी बताइए जो आपको पता है आपके कोडिंग। बिल्कुल सभी जो आंसर आप दे रहे हो ए, बिल्कुल सभी का ठीक है। जिन जिन बच्चों ने ए आंसर दिया उनका ठीक है। गिजू भाई बधेका के नाम से इनको जाना जाता है। तो गिजू भाई बधेका जो है वो थे अग्रदूत ईसीसीई आंदोलन के। तो आपका जो फर्स्ट आंसर है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर? गिजू भाई बधेका के नाम से इनको जाना जाता है, ये लेकर आए थे ईसीसीई को। बिल्कुल ए आंसर राइट आंसर है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को, और ये आंसर आप सभी बच्चों ने देना है क्योंकि बिल्कुल इजी है ये। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभाशाली का लक्षण नहीं है? अब प्रतिभाशाली का जो टॉपिक है मैं वो आपको करवा चुकी हूं और इसका आंसर सभी बच्चों ने देना है। तो देखिए, आपसे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभाशाली का लक्षण नहीं है? तो क्या जिज्ञासा लक्षण नहीं है प्रतिभाशाली बालकों का, या रचनाशील विचार नहीं है, या अभिव्यक्ति में नवीनता नहीं है, या दूसरों से लड़ाई? तो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। प्रतिभाशाली जो बालक हैं उनका इनमें से कौन सा लक्षण नहीं है?
तो देखिए आपको मैंने विशेषताएं बताई थी प्रतिभाशाली बालकों की, तो यहाँ पे उसने क्या कर दिया कि इनमें से कौन सा लक्षण नहीं है, तो विशेषता को उसने लक्षण बोल दिया। अब आपसे पूछा है कि कौन सी नहीं है, तो क्या जिज्ञासा का भाव नहीं होता प्रतिभाशाली में, या रचनाशील विचार नहीं होते क्रिएटिविटी वाले, अभिव्यक्ति में नवीनता नहीं होती, या दूसरों से लड़ाई। तो बताइए कौन सा आंसर आ जाएगा इसका। बिल्कुल सभी ने आंसर लगभग दे दिया, बाकी जो रह गए हैं वो भी बताइए। बिल्कुल सभी को पता ही है और सबका ठीक होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है सभी का, दूसरों से लड़ाई। तो प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं उनका जो लक्षण नहीं होता, कौन सा लक्षण नहीं होता, दूसरों से लड़ाई वाला लक्षण उनका नहीं होता। बिल्कुल वेरी गुड, सभी ने सही आंसर दिया है इसका। ये टॉपिक भी हमारा हो गया था। तो देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, बात वही है, शब्दों को अलग तरीके से पेश कर दिया जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी आदत बाल्यावस्था में अधिक पाई जाती है। देखिए बाल्यावस्था का जो टॉपिक किया था उसमें मैंने आपको बताया था, ये बात आपको बाल्यावस्था वाले टॉपिक में बताई गई थी। क्लास के बाद चाहे आप अपना टॉपिक निकाल के देख लीजिए, वहां पे भी लिखा होगा। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सी आदत बाल्यावस्था में अधिक पाई जाती है। तो क्या बाल्यावस्था में बच्चे पढ़ाई ज्यादा करते हैं, या रुदन ज्यादा करते हैं यानी कि रोते ज्यादा हैं, ठीक है, या अनुकरण करते हैं, या लड़ाई करते हैं। तो बिल्कुल इजी सा है ये भी क्वेश्चन। बताइए बाल्यावस्था की हैबिट है वो आपसे पूछी गई है कि कौन सी हैबिट होती है बाल्यावस्था में बच्चे में। क्या बच्चा पढ़ता ज्यादा है, क्या रोता है, या अनुकरण करता है, या लड़ाई करता है। सभी बच्चों का ठीक होना चाहिए ये आंसर भी। तो बताइए जल्दी से। बिल्कुल उम्मीद है मुझे कि आप सही आंसर दोगे। बाल्यावस्था में कौन सी आदत पाई जाती है, आपसे ये पूछा गया है, बाल्यावस्था की बात हुई है। तो देखो जो ऑप्शन नहीं है, लड़ाई नहीं होती, नहीं करते ज्यादा, रुदन रोते भी नहीं है बाल्यावस्था में, पढ़ाई भी नहीं है, तो कौन सा है, अनुकरण। तो कौन सा आ जाएगा, अनुकरण। बिल्कुल सभी का ठीक है ये आंसर। तो क्या आ जाएगा, अनुकरण। सी जो आंसर है हमारा बिल्कुल ठीक है, और सभी बच्चों ने सही आंसर दिया है। बिल्कुल बाल्यावस्था में कौन सी आदत है वो पाई जाती है, अनुकरण की। आप कुछ बोलते हो, बच्चा आपकी बातों को फॉलो करता, आपका अनुकरण करता, आप जैसे बोलते हो वो भी बोलता है, ठीक है। तो अनुकरण की जो है वो पाई जाती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व प्राथमिक स्तर पर। अब सबसे पहले आपने ध्यान देना है कि आपसे किसकी बात की गई है, पूर्व प्राथमिक स्तर की बात की गई है, प्री प्राइमरी की। जो प्री प्राइमरी स्तर है उस पर लिखते समय उच्च स्वर में पढ़ने को महत्व दिया जाता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है। ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को। आपसे क्या पूछा गया है, पूर्व प्राथमिक स्तर पर लिखते समय उच्च स्वर में ऊंचा ऊंचा पढ़ने को महत्व दिया गया है, तो यह किस सिद्धांत पर आधारित है। सेम आपको आपकी कॉपी में मिलेगा, अगर किसी ने नोट्स बनाए हैं तो उच्च स्वर वाली बात भी हमने की थी एक क्लास में, तो उसमें देखना आपने कि किस सिद्धांत पर आधारित है ये। क्या पूर्व विद्यालय बच्चों के लिए जरूरी है, क्या गर्भवती महिला के लिए, या गैर गर्भवती जो गर्भवती नहीं है, या पुरुषों के लिए। तो चार ऑप्शन है। जोर से पढ़ना, ऊंचा पढ़ना, ठीक है, ऊंचा पढ़ना किस स्तर पर आधारित है। बताइए किसके लिए एक शिक्षक को ऊंचा पढ़ना है, ये बात हमारी क्लास में हुई है। तो बताइए क्या आंसर आ जाएगा। क्या पूर्व विद्यालय के जो बच्चे हैं, पूर्व प्राथमिक के जो बच्चे हैं उनके लिए, गर्भवती महिला के लिए, गैर गर्भवती महिला के लिए, या पुरुष के लिए। तो बताइए किनके लिए उच्च स्वर में पढ़ने को महत्व दिया जाता है। कुछ बच्चे सी आंसर दे रहे हैं, कुछ बच्चे ए आंसर दे रहे हैं। ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़िए फिर बताइए मेरे को। पहले आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के फिर ही आपने मुझे आंसर देना है। जल्दी से पढ़िए, क्वेश्चन क्या है। अब जो पूर्व प्राथमिक स्तर की बात हुई है, तो पूर्व प्राथमिक स्तर में कौन होंगे, बच्चे तो होंगे।
पूर्व प्राथमिक स्तर में महिलाओं के एडमिशन थोड़ी ना होंगे, ठीक है। तो पूर्व प्राथमिक स्तर में क्या आ जाएगा, पूर्व विद्यालय बच्चे, पूर्व प्राथमिक विद्यालय के जो बच्चे हैं उनके लिए उच्च स्वर में पढ़ने को महत्व दिया जाता है। तो ए आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। कुछ एक बच्चों ने सी दिया था, तो थोड़ा सा पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आपकी पूछा क्या गया है उसी के हिसाब से आपने आंसर देना है। तो जो हमारा फर्स्ट आंसर है वो बिल्कुल राइट है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए ध्यान से देखना है, बच्चे का डायरिया रोकने के लिए क्या जरूरी है। बच्चे को डायरिया हो जाता है, तो डायरिया रोकने के लिए क्या करना चाहिए। डायरिया के बारे में जानते हो सभी, पहले तो ये बताओ डायरिया रोग कौन सा होता है, सभी जानते होंगे। अगर जानते हो तो ठीक है, अगर नहीं जानते तो पूछ लीजिए। तो क्या पानी जरूरी है, क्या शोरबा जरूरी है, फल जरूरी है, पानी और शोरबा जरूरी है, बताइए। डायरिया रोकने के लिए क्या जरूरी है, क्या पानी देना जरूरी है बच्चे को जब बच्चे को डायरिया हो जाए, शोरबा देना जरूरी है, फल रस देना जरूरी है, या पानी और शोरबा। अब देखिए पानी हम सब समझते हैं क्या है, शोरबा क्या है। शोरबा क्या होता है, किसी वस्तु को उबाल कर दिया जाता है पानी के अंदर, उसको शोरबा कहते हैं। कोई ऐसी वस्तु जो डायरिया रोग के लिए सही है बच्चे के लिए, वो चीज अगर हम किसी पानी में उबाल कर बच्चे को देते हैं तो वो पानी में उबालने के बाद जो बनता है उसको शोरबा कहा जाता है, ठीक है। तो क्या शोरबा जरूरी है या फलों का रस देना सही रहता है बच्चे के लिए, या पानी और शोरबा दोनों चीजें ही जरूरी है। शोरबा बता दिया मैंने आपको। शोरबा क्या होता है, किसी वस्तु को जो पानी में उबाल लेते हैं तो उबालने के बाद जो बनता है उसको बोलते हैं। ठीक है, जैसे पानी के अंदर आपने गुलकंद को उबाल लिया तो गुलकंद और पानी का मिश्रण कुछ नई चीज बना, उसी को हम शोरबा बोलेंगे। तो बताइए बच्चे को क्या देना जरूरी है। कुछ बच्चे बी दे रहे हैं आंसर, कुछ डी। तो कौन सा आंसर इसका राइट होगा, पानी और शोरबा दोनों चीजें ही जरूरी हैं, पानी और शोरबा। तो जिन बच्चों ने डी आंसर दिया है उनका बिल्कुल ठीक आंसर है ये, क्या आ जाएगा, डी। बिल्कुल डी आंसर आपका राइट आंसर है। पानी और शोरबा दोनों चीजें ही जरूरी हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए विशेष शिक्षा डैश से संबंधित है। अब जो आपसे कौन सी शिक्षा की बात की गई है, विशेष शिक्षा की। इसका आंसर भी आप बच्चों का सभी का सही होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए इसने पूछा है कि विशेष शिक्षा है वो किससे संबंधित है। मंदबुद्धि हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम, शिक्षक हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम, विकलांग हेतु शैक्षिक शिक्षण, या प्रतिभाशाली छात्रों हेतु। सबसे पहले ध्यान से देखिए विशेष शिक्षा की बात की गई है। अब विशेष शिक्षा संबंधित है क्या मंदबुद्धि हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम से संबंधित है, कि मंदबुद्धि बालक है उनको प्रशिक्षण दिया जाए उससे संबंधित है, या शिक्षक को प्रशिक्षण दिया जाए इससे संबंधित है, या विकलांग बच्चों को शिक्षा से रिलेटेड शिक्षण दिया जाए उससे संबंधित है, या प्रतिभाशाली छात्रों के लिए जरूरी है। तो बताइए आपके अकॉर्डिंग विशेष शिक्षा का क्या अर्थ है। तो आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, बताइए क्या आ जाएगा। बताइए जल्दी से, इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा। विशेष शिक्षा की किसको जरूरत होगी, बताइए किसको कहेंगे हम विशेष शिक्षा। तो यहाँ पे आप 2 ऑप्शन में कंफ्यूज होने वाले हो। विशेष शिक्षा की बात जब है तो बताइए किससे संबंधित होगी वो। लो जी ए आंसर शुरू हो गए हैं। अब वहां पे है प्रशिक्षण। अब मैं आपको बता दूं आंसर ए और सी में से है, ए और सी में से है तो आपने बताना है। अब यहाँ पे प्रशिक्षण की बात हुई है, प्रशिक्षण कार्यक्रम की, और यहाँ पे है शिक्षक शिक्षण की। तो बताइए क्या इसका राइट आंसर आएगा। बताइए
क्या आंसर आ जाएगा इसका? सभी ए दे रहे हैं, लेकिन ए नहीं। विशेष शिक्षा किससे संबंधित है? विकलांग हेतु शैक्षिक शिक्षण से। पढ़ाने के लिए जो शिक्षण दिया जाता है, प्रशिक्षण से नहीं बल्कि शैक्षिक शिक्षण से है। तो इसका जो सी आंसर है वो बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। तो क्या आंसर आएगा इसका? सी आंसर, बिल्कुल सी आंसर इसका आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हमारे। तो देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है। किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए ये क्वेश्चन, क्योंकि हम कर चुके हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा इसको। प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है, क्या विशेषता है? तर्क, स्मृति और मानसिक तत्वों का विकास। तर्क, स्मृति और मानसिक तत्वों का विकास, हंसमुख प्रकृति, दूसरों का सम्मान या उपरोक्त सभी। तो बताइए इसका आंसर क्या आ जाएगा? प्रतिभाशाली बालक की क्या विशेषता हो जाएगी? तर्क, स्मृति और मानसिक तत्वों का विकास, हंसमुख प्रकृति होती है प्रतिभाशाली बालकों की, दूसरों का सम्मान करते हैं, या सभी आ जाएगा इसका आंसर? बताइए। ये आंसर आए हैं कुछ एक बच्चों के। डी दिखाई नहीं दे रहा, उपरोक्त सभी लिखा है डी में, उपरोक्त सभी। बिल्कुल सभी चीजें आती हैं इसमें, उपरोक्त सभी आ जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए जी चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। स्टेप बताए गए हैं इसमें, स्टेप बताए गए हैं। कौन से स्टेप है? देखिए, भाषा को निम्नलिखित क्रिया के द्वारा सीखा जाता है। अगर आपने भाषा सीखनी है तो भाषा सीखने का जो आपका क्रम है वो क्या रहेगा? तो देखिए, क्या सबसे पहले हम बोलना सीखेंगे, फिर सुनना सीखेंगे, फिर पढ़ना सीखेंगे, फिर लिखना सीखेंगे? क्या भाषा को सीखने का स्टेप हमारा ये रहेगा? दूसरा, क्या पहले पढ़ना सीखेंगे, फिर बोलना सीखेंगे, फिर पढ़ना सीखेंगे, फिर लिखना सीखेंगे? बताइए। उसके बाद क्या सुनना सीखेंगे पहले, फिर बोलना सीखेंगे, फिर पढ़ना सीखेंगे, फिर लिखना सीखेंगे? या पहले लिखेंगे, फिर सुनेंगे, फिर बोलेंगे, फिर पढ़ेंगे? तो बताइए भाषा को सीखने का जो आपका क्रम है वो क्या रहेगा? कौन सी क्रिया के द्वारा? इनमें से सबसे पहली क्रिया कौन सी होगी बताइए, अगर आपने भाषा को सीखना है तो मेरे पास अभी दो आंसर आए हैं, उमान का और पूजा का और मनीता का भी आ चुका है सी। बाकी बच्चे बताइए क्या आएगा? भाषा को सीखने का, साक्षी, अर्चना, सभी ने सी आंसर दिया है। तो देखिए भाषा को जो सीखने का क्रम होता है उसमें सबसे पहले सुना जाता है, सबसे पहले सुनेंगे, उसके बाद हम बोलेंगे, ठीक है? उसके बाद हम क्या करेंगे? बोलेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर लिखेंगे, ठीक है? तो सबसे पहली हमारी क्या है? लिसनिंग है, फिर हमारी स्पीकिंग है, फिर हमने उसको पढ़ना है, रीड करना है, और फिर उसको राइट करना है। तो ये हमारा क्रम रहता है भाषा को सीखने का। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये हमारा क्रम रहेगा किसी भी भाषा को सीखने का, ठीक है? ये क्रिया इसलिए बोला है क्योंकि ये क्रियाएं हैं सारी। बताया था जिन धातुओं के पीछे ना प्रत्यय लगता है वो सारी हमारी क्या होती हैं? क्रियाएं होती हैं। उठना, बैठना, सोना, खाना, पीना, जागना, ये सारी आपकी एक्टिविटी हैं, सारी आपकी क्रियाएं हैं। तो भाषा को सीखने के लिए सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये क्रिया आपको करनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपने इसका।
चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ECCE कार्यक्रम के लिए, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, ECCE कार्यक्रम के लिए किस पर विचार नहीं करना चाहिए। अगर आप ECCE कार्यक्रम कर रहे हो तो आपको किस चीज पे विचार नहीं करना चाहिए। क्या बच्चों के पेशीय कौशल पे, बच्चों की मांसपेशियों से रिलेटेड कौशल पे, बच्चों के सूक्ष्म कौशल से, शिक्षक अभिभावक मीटिंग के बारे में आपको नहीं सोचना चाहिए, या शिक्षक के वेतन के बारे में आपको नहीं सोचना चाहिए। तो क्या कार्यक्रम की 4 चीजें हैं, इनमें से कौन सी ऐसी है जिस पर हमें विचार नहीं करना है। क्या बच्चों के पेशीय कौशल के बारे में, बच्चों के सूक्ष्म कौशल के बारे में, शिक्षक अभिभावक मीटिंग के बारे में, या शिक्षक के वेतन के बारे में। तो आपके अकॉर्डिंग बताइए कौन सा जो आंसर है वो राइट आंसर रहेगा, कि किस कार्यक्रम पर हमें विचार नहीं करना चाहिए। तो डी आंसर आने शुरू हो चुके हैं, डी आंसर आना शुरू हो चुका है। तो देखिए बिल्कुल राइट आंसर है ये डी। डी क्या है हमारा, बिल्कुल राइट आंसर है, शिक्षक के वेतन पर विचार नहीं होना चाहिए। ठीक है, किस पर विचार नहीं होना चाहिए, शिक्षक के वेतन पर। बाकी चीजें जरूरी है, पेशे बच्चे के कौशल के बारे में तो हमने सोचना ही है, चाहे वो किसी भी प्रकार का है। मीटिंग भी जरूरी है शिक्षक और अभिभावक की, तो किस चीज के बारे में हमने नहीं सोचना, शिक्षक के वेतन के बारे में। तो ECC कार्यक्रम पर किसमें विचार नहीं होता, शिक्षक के वेतन पर। तो बिल्कुल आपका जो डी आंसर है वो बिल्कुल ठीक है। तो देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आंसर आप लोग दोगे इसका। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, और आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, छोटे बच्चों के शिक्षण। अब छोटे बच्चों को सिखाने के लिए कौन सी, अब नाम देखो इसने बदल दिया, उद्यान शैली। अगर आपसे किंडरगार्टन की जगह पे उद्यान शैली अगर आ जाए तो भी इसका मतलब क्या है, किंडरगार्टन ही है। तो ये तो देखो इसने आगे नाम दे दिया किंडरगार्टन, अगर ना दिया होता, आपसे पूछा होता कि छोटे बच्चों के शिक्षण के लिए जो उद्यान शैली थी उसका प्रतिपादन किसने किया था, तो हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि उद्यान शैली कौन सी थी। तो उद्यान का मतलब क्या है, बाग, तो बच्चों का बगीचा कौन थी, किंडरगार्टन, बात वही है। तो देखिए छोटे बच्चों के शिक्षण उद्यान शैली, जिसे किंडरगार्टन का प्रतिपादन किसने किया, तो जिसे हम क्या कहते हैं, किंडरगार्टन, इसका जो प्रतिपादन है वो किसने किया था। तो क्या मेरिया मोंटेसरी ने किया था, रूसो ने किया था, फ्रॉबेल ने किया था, या कोमेनियास ने किया था। तो बताइए 4 ऑप्शन आपके सामने, किंडरगार्टन का प्रतिपादन करने वाले कौन थे। तो देखिए हमने जो टॉपिक किए हैं उसमें से भी काफी क्वेश्चन है जो हमें देखने को मिले हैं, जो लास्ट टाइम के एग्जाम में आए थे। तो देखिए ये क्वेश्चन भी आया हुआ था, तो बताइए ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, तो क्या आंसर है आपके अकॉर्डिंग। तो सी आंसर मेरे पास आने शुरू हो चुके हैं, बाकी बच्चे भी बताइए जल्दी से। बिल्कुल फ्रॉवेल ने, किसने किया था किंडरगार्टन का प्रतिपादन, फ्रॉवेल ने। ठीक है, तो हमारे ये क्वेश्चन थे कुछ, इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो हमने कर लिए हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो नहीं हुए, कोई दिक्कत नहीं, अगली क्लास में हम इनको भी कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हमारे इतने क्वेश्चन रहेंगे, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट में। जैसे कि आपको बता दिया होगा 2 दिन का हमारा हॉलीडे है, उसके बाद ट्यूसडे की क्लास में हम बाकी क्वेश्चंस करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।